हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एग्रो जेड क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम 12वीं एजी का एक मॉडल पेपर देखेंगे, क्योंकि आपके आने वाली 23 तारीख को कृषि विज्ञान का बोर्ड का जो पेपर है उसकी दृष्टि से आज हम जो कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे और आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी उन क्वेश्चनों की पूरी संभावना होगी। तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से वायु शरण की अवस्था नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है वायु शरण की अवस्था नहीं है। तो दोस्तों, इसको नहीं है को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जिससे कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको नहीं को पढ़ते नहीं है और सीधा आंसर कर देते हैं, जिससे बच्चा क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है और आपका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो पहला प्रश्न देखो, वायु शरण की अवस्था नहीं है। तो उच्छलन ये आपकी दोस्तों वायु शरण की अवस्था है। सतह सर्पण ये भी वायु शरण की अवस्था है। निलंबन यह भी वायु शरण की अवस्था है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बोचासरण, ये आपके वायु शरण की अवस्था नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपका, जैविक नियंत्रण हेतु परभक्षी कीट है। परभक्षी कीट पूछा आपका, वो भी किसमें, जैविक नियंत्रण में काम आने वाला। तो पहला आपका क्राइसोपिडस, दूसरा है ट्राइकोग्रामा, तीसरा ट्राइकोड्रमा और तीसरा एनपीवी न्यूक्लियर पॉलीवायरस। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्राइसोपिडस। अगला क्वेश्चन है, मक्का की मुख्य क्रांतिक अवस्था है। यहाँ पे मक्का की मुख्य क्रांतिक अवस्था पूछा दोस्तों। तो पहली है कलह निकलते समय, दूसरा है नर मंजरी आते समय, तीसरा है भुट्टा बनते समय और चौथी है आपकी बडवार के समय। तो आपके जो मक्के में दो क्रांतिक अवस्था होती है, एक तो होती है नर मंजरी निकलते समय और दूसरी होती है आपकी मादा मंजरी निकलते समय। तो इस कंडीशन में आपका दोस्तों आंसर होगा आपका नर मंजरी निकलते समय और दूसरी आपकी क्रांतिक अवस्था होती है मादा मंजरी निकलते समय। तो देखो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे देश में कुल शुद्ध कृषि का कितने प्रतिशत क्षेत्र वर्षा आधारित है। तो यहाँ पे कुल शुद्ध कृषि का क्षेत्रफल पूछा है भारत में, तो कितना है। पहला ऑप्शन है आपका 48%, दूसरा है 58%, तीसरा है 40% और चौथा ऑप्शन है आपके सामने 60%। तो शुद्ध कृषि की बात होती है तो दोस्तों, यह आपके कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आपका 58%। कितना हो जाएगा दोस्तों, 58% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अरंडी किस कुल की फसल है। तो दोस्तों आपकी बहुत सारी फसलें हैं, जैसे खाद्यान्न फसलें, दलहनी फसलें और तिलहनी फसलें। इन फसलों में से तो आपका 4 नंबर का प्रश्न आएगा, लेकिन जो छोटी वाली फसलें हैं जिनको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं अधिकतर, तो उन फसलों में से आपके कुल या उनका वानस्पतिक नाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहीं पे यही बात हो रही अरंडी, तो अरंडी का आपको कुल पूछ लिया, तो अरंडी का कुल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कंपो जीटी। आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो जो छोटी फसलें हैं आपके चैप्टर नंबर 6 में से, तो वहां से आपके कुल या वानस्पतिक नाम में से क्वेश्चन आएगा, तो वो इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अरंडी पूछ लिया जाएगा या आपको, या चारे वाली में बर्ष, सीम, रिजिका, उनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंवले में पौध रोपण दूरी, आंवले के पौधों का रोपण कितनी दूरी पर किया जाता है। यहाँ पे आपको आंवले की पौध रोपण दूरी पूछी गई है। क्या पूछी गई है दोस्तों, पौध रोपण दूरी, वो भी किसकी, आंवले की। तो देखो पहला ऑप्शन है 10 मीटर, यानी इसका अर्थ है 10 × 10, दूसरा है 6 × 6, तीसरा है 8 × 8 और चौथा है 5 × 5। तो आंवले के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 × 8 मीटर। अगला क्वेश्चन देखो, सेव किस फल वृक्ष की किस्म है। तो सेव किस्म के बारे में पूछा है, ना कि सेव फल वृक्ष के बारे में पूछा है। तो सेव आपके दोस्तों हो जाएगी बेर की किस्म। किसकी किस्म है, बेर की एक सेव है जो आपकी किस्म है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, हमारे देश में कितने प्रतिशत फल एवं सब्जियों का परीक्षण किया जाता है। हमारे देश में कितने प्रतिशत फल एवं सब्जियों का परीक्षण किया जाता है। 2%, अगला है 5%, अगला है आपका 6% और उससे अगला है 8%।
तो फल परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों हमारे देश में यानी भारत में 2 से 3% फल एवं सब्जियों का परीक्षण किया जाता है, और 25 से लेकर 30% आपकी जो फल एवं सब्जियां हैं वो बिना उपयोग किए भारत में खराब हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस फल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? उत्पादन पूछा है ना कि यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है। तो उत्पादन की बात आई दोस्तों, तो आपका पहला आंसर ऑप्शन है आपका आम, दूसरा है पपीता, तीसरा है केला और चौथा है नींबू। तो उत्पादन की बात करें तो भारत में सर्वाधिक केले का उत्पादन होता है, जबकि क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर आपका कौन सा है दोस्तों? आम है, और उत्पादन की दृष्टि से आपका केला है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? पहला है टोंक, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है मथुरा और चौथा है हरियाणा। तो भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान आपके दोस्तों अविका नगर मालपुरा टोंक में स्थित है। कहाँ पे है? अविका नगर मालपुरा टोंक में। तो बोर्ड एग्जाम में अधिकतर जो राजस्थान के आपके अनुसंधान संस्थान है उनमें से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जैसे आपके केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान हो गए, इसके अलावा आपके बीज मसाला अनुसंधान संस्थान हो गया, या और भी जो राजस्थान में आपके अनुसंधान संस्थान है उनमें से एक क्वेश्चन आपके आएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? अब अगर विटामिन सी की बात आती है तो बच्चे क्या होते हैं, खट्टे फलों की ओर अधिक देखते हैं, जैसे आपका संतरा हो गया या नींबू हो गया। लेकिन सर्वाधिक पूछा है दोस्तों, तो सर्वाधिक जो विटामिन सी होता है वो आपके बारबंडेस चेरी में होता है। किस में होता है? चेरी में होता है। इसमें विटामिन सी होता है दोस्तों आपके 1000 से लेके 4000 mg प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। और आपके जो आंवले में जो विटामिन सी की मात्रा होती है वो होती है आपकी 600 mg। कितनी होती है दोस्तों? 600 mg प्रति 100 ग्राम पाई जाती है। देखो दोस्तों, विटामिन जो होते हैं आपके वसा विलीय और जल विलीय, दो प्रकार के विटामिन होते हैं। जो वसा विलीय विटामिन होते हैं वो तो आपके होंगे दोस्तों ए डी की, ए डी ई और के। और जो जल विटामिन, जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो होते हैं आपके बी और सी। दो प्रकार के विटामिन होते हैं आपके वसा विलीय और जल विलीय विटामिन। तो वसा में घुलनशील तो होते हैं ए डी ई के, और जल में घुलनशील होते हैं और बी और सी। तो यहाँ पे आपको पूछा गया विटामिन सी, तो ये जल में घुलनशील है तो इसको हम mg से मापते हैं। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं उनको हम mg से मापते हैं, और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उसे हम आयु में मापते हैं। किसे मापते हैं दोस्तों? आयु में मापते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बारबंडोस चेरी। अगला है, पशु को गर्भित करने का उपयुक्त समय है। पहला है मध्यकाल के 12 घंटे, दूसरा है मध्यकाल के 18 घंटे, तीसरा मध्यकाल के 6 घंटे और चौथा मध्यकाल के 8 घंटे। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो मध्यकाल के 12 से लेकर 18 घंटे होगी। इसमें कुछ थोड़ा बहुत मिसप्रिंट है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके मध्यकाल के 12 से लेके 18 घंटे आपके गर्भित करने का जो उपयुक्त समय है वो ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके गलघोंटू रोग भेड़ भेड़ बकरी में किस जीवाणु द्वारा फैलते हैं? गलघोंटू रोग होता है, एचएस रोग होता है, वो आपके पता है जीवाणु के द्वारा फैलते हैं। तो भेड़ बकरी में पूछा है, पहला है पास्चुरेला बोविसेप्टिका। दोस्तों ये तो गाय में फैलता है। किस में फैलता है? गाय में। अगला है पास्चुरेला मल्टीसेप्टिका, अगला है पास्चुरेला ओविस। तो भेड़ और बकरी में जो होता है वो होता है आपका पास्चुरेला ओविस। कौन सा होता है? पास्चुरेला ओविस। अगला क्वेश्चन है, मादा ऊंट कितनी आयु पर प्रजनन योग्य हो जाती है? मादा पूछा आपको, तो मादा जो ऊंट होती है वो आपके प्रजनन योग्य 3 से लेके 4 वर्ष की आयु में आपके प्रजनन योग्य हो जाती है। अगला है, एनडीडीबी की शुरुआत कब हुई? पहला है 1955, दूसरा है 1965, तीसरा है 1970 और चौथा है 1985। तो जो मादा ऊंट होती है दोस्त, सॉरी, एनडीडीबी की जो शुरुआत हुई दोस्तों वो हुई थी आपकी 16 जुलाई। कब हुई थी? 16 जुलाई 1965 को एनडीडीबी की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? 16 जुलाई 1965। अगला है, किस रोग में पशु अपनी गर्दन पीछे की ओर मोड़ कर बैठता है? यानी कि कौन सा रोग है जिसमें पशु जो अपनी गर्दन है वो पीछे की ओर मोड़ कर बैठ जाता है, पूरे दिन बैठा रहता है, उसमें सुस्ती नहीं रहती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो देखो पहला है सर्रा रोग, ये तो दोस्तों ऊंट में होता है। दूसरा है टिक फीवर रोग। अगला है मिल्क फीवर रोग, क्योंकि मिल्क फीवर रोग होता है दोस्तों आपके कैल्शियम की कमी से, और कैल्शियम की कमी के कारण जो पशु की जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती है और पशु जो गर्दन है वो पीछे की ओर मोड़कर बैठे
जाता है। अगला रोग, भेड़ की पेल्ट उत्पादन हेतु पाले जाने वाली नस्ल बतानी है। किसकी? भेड़ की। पेल्ट क्या होता है दोस्तों? छोटी उम्र के जो भेड़ के जो मेमने होते हैं उनको मारकर उनसे जो घुंघराली ऊन उत्पादन करते हैं उसे हम पेल्ट उत्पादन कहते हैं। तो उसमें नस्ल के बारे में पूछा है तो पहला मेरिनो, चोगला, कराकुल और अविवस्त्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका दोस्तों कराकुल। कौन सा होगा? कराकुल। आगे देखो, आगे आपके हमारे जो संस्थान एग्रोजेट क्लासेज के जो लास्ट ईयर के रिजल्ट दिया गया है उसमें सबसे पहले आपका पवन बेनीवाल है, उसको कृषि महाविद्यालय जोधपुर जो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की वो आपको आवंटित हुई है। अगला है सुरेंद्र सेन, ठीक है, इसको भी जोधपुर मिला है। अगली आपकी दिव्या और आपकी लक्षिता। तो दोस्तों आप भी 12th के एग्जाम के बाद हमारे संस्थान को ज्वाइन करके आप भी इस तरह अपने सपनों को एक नई उड़ान दे सकते हैं, जिसमें आप भी क्रैश कोर्स में मतलब 2 से ढाई मंथ में आप भी यहाँ पे कोचिंग करके एग्रीकल्चर की टॉप यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये भी क्वेश्चन आपके आधे आधे नंबर के हैं और जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो भी आधे आधे नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन है आपके 1963 में साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक लिखी थी, ये किस वैज्ञानिक ने लिखी थी? तो ये दोस्तों कार्ल सर ने लिखी थी। किसने लिखी? कार्ल सर ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है पृष्ठीय सिंचाई विधियों में सर्वाधिक प्रचलित विधि पूछी है। पृष्ठीय सिंचाई विधि यानी सतह पर जो हम सिंचाई करने वाली विधि है उसके बारे में पूछा है। तो इसकी हो जाएगी दोस्तों आपकी चेक बेसिन। क्या हो जाएगी? चेक बेसिन विधि हो जाएगी, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है आपकी। इसको हम हिंदी में बोले तो चौकेदार द्रोणी विधि बोलते हैं। चौकेदार चौकेबार द्रोणी विधि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी संतरा की पौध रोपण दूरी पूछी है मीटर में, कि संतरा की पौध रोपण दूरी कितनी होती है? तो संतरे की पौध रोपण दूरी होती है 6 × 6 मीटर। कितनी होती है? 6 × 6 मीटर। अगला है तिल के बीजों में तेल की मात्रा पूछी है कि कितने प्रतिशत तिल के बीजों में तेल पाया जाता है? तो तिल के बीजों में जो तेल पाया जाता है वो दोस्तों 44 से लेके 55% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 44 से लेके 55% तिल में तेल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अमरूद का कुल पूछा है। तो यहाँ पर आपके जो फल वृक्ष है उनमें से कुल का क्वेश्चन आ गया, और फसलों में आपके सामने भी एक कुल का क्वेश्चन आया था अरंडी का। तो यहाँ से कुल और वानस्पतिक नाम में से फल हो या फसलें हो उनमें से कुल या वानस्पतिक नाम से एक क्वेश्चन आपके पक्का आएगा। तो आप कुल और वानस्पतिक नाम है उनकी एक टेबल बना के आप उनको याद कीजिए। ये आपके 12th में भी काम आएंगे और आगे जेट या सुपरवाइजर के जो आपके कंपटीशन एग्जाम है उनमें भी काम आएगा। तो जो कुल होता है आपके अमरूद का उसका ये होता है आपका मिर्टेसी। क्या होता है दोस्तों? मिर्टेसी कुल होता है। अगला क्वेश्चन है अधिकांश एंजाइम की समुचित क्रिया खाली जगह सेल्सियस तापमान पर होती है। तो अधिकांश एंजाइमों की जो समुचित क्रिया होती है दोस्तों वो 30 से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होती है। कितनी होती है? 30 से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होती है। अगला है भारत का विश्व में दूध उत्पादन में कितने प्रतिशत हिस्सा पूछा, यहाँ पे स्थान नहीं पूछा। भारत का विश्व में दूध उत्पादन में स्थान तो प्रथम है लेकिन यहाँ पे हिस्सा पूछा है। तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 18.5% भारत का दूध उत्पादन में हिस्सा है। अगला है दूध दही पेचिश रोग से ग्रसित। कौन सा हो जाएगा रोग? पेचिश रोग से ग्रसित रोगियों के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। जो पेचिश, जिन व्यक्तियों को पेचिश की बीमारी होती है उनको दही खिलाना क्या रहता है आपके उपयोगी रहता है। अगला है कीटोसिस एवं दुग्ध जमर रोग है, ये कौन किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा फैलता है, जीवाणु के द्वारा फैलता है, या किसी अन्य कारण से फैलता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपापचयी। कौन सा हो जाएगा? उपापचयी द्वारा ये होता है। अगला क्वेश्चन आपका प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध पीना चाहिए, एक दिन में प्रति व्यक्ति को कितना दूध पीना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 300 ml। कितना ml हो जाएगा? 300 ml हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये हमारा वापस आपके एग्रोजेट क्लासेज का रिजल्ट दिया हुआ है जो पिछले साल का है आपके क्रेश कोर्स बेंच का। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों नागौर का सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट है हमारे संस्थान द्वारा, जो आपको 2 से ढाई मंथ के कोर्स में
दिया जाता है। तो आप भी 12th के एग्ज़ाम के बाद हमारे संस्थान से जुड़कर आप भी अपने सपनों की जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है उसमें आप सिलेक्शन पा सकते हैं। इसके आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला है अपना क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। आपके अतिलुग्रात्मक प्रश्न आ गए जो 1 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 1 नंबर के। मृदा उर्वरकता को प्रभावित करने वाले 2 कृत्रिम कारक बताने हैं आपको। तो मृदा उर्वरकता को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारक, एक तो दोस्तों हो जाएगा आपका पेत्रक पदार्थ। क्या हो जाएगा? पेत्रक पदार्थ यानी कि पेरेंट मटेरियल। और दूसरा हो जाएगा आपका स्थलाकृति। स्थलाकृति पेत्रक पदार्थ अर्थ हो गया दोस्तों, जब आपकी चट्टानें होती है, चट्टानों का जब अपक्षय होता है तो अपक्षय से आपकी मृदा के छोटे छोटे कणों का जो निर्माण होता है, जो पोषक तत्व आपकी चट्टानों में होगा वही सेम पोषक तत्व आपके किस में आएगा दोस्तों? मृदा में आएगा। अगर आपके चट्टानों में पोषक तत्वों की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, तो उससे बनने वाली मृदाओं में भी पोषक तत्वों की क्या होगी दोस्तों? कमी होगी। और दूसरा दूसरा आपका कारक है वो स्थलाकृति। अगर मान लो आपका खेत है वो उबड़ खाबड़ है, तो ऊंची जगह में क्या होगा? अगर मान लो न्यूट्रिशन की मात्रा है तो वर्षा होगी, तो ऊंची जगह से जब पानी नीचे आएगा तो न्यूट्रिशन है वो उसके साथ में क्या हो जाएंगे? घुलकर आपके नीचे की ओर आ जाएंगे। तो खेत में जो पोषक तत्व हैं उनकी क्या हो जाएगी? आपकी कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस प्रजाति के केंचुए पाए जाते हैं या सबसे उपयुक्त होते हैं? तो राजस्थान में वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आपके केंचुए की जो प्रजाति होती है वो होती है आइशीनिया, आइशीनिया फोइटिडा की। कौन सी प्रजाति हो जाएगी दोस्तों? आइशीनिया फोइटिडा नामक प्रजाति आपके राजस्थान की जलवायु की दृष्टि से वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे उपयुक्त रहती है। अगला, आर्थिक दृष्टि से सबसे हानिकारक या खतरनाक जल शरण कौन सा? आर्थिक दृष्टि से पूछा है किसानों के लिए, आर्थिक दृष्टि से सबसे हानिकारक जल शरण पूछा है आपको, तो वो हो जाएगा आपके दोस्तों परत जल शरण। कौन सा हो जाएगा? परते जल शरण। इसमें आपके जो पोषक तत्व होते हैं वो जल के साथ बहकर आपके चले जाते हैं और किसान को पता भी नहीं चलता, किसान को पता भी नहीं चलता। ये एक दर से आपका जल शरण होता है जो सबसे हानिकारक होता है। अगला है मृदा उर्वरकता किसे कहते हैं? तो मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक शक्ति के योग को मृदा उर्वरकता कहते हैं। मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्ति के योग को मृदा उर्वरकता कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, सोयाबीन में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? यहाँ पे आपको पूछा दोस्तों सोयाबीन में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है। तो सोयाबीन में आपके एनसीईआरटी के अनुसार दोस्तों 19 से लेके 20% क्या पाया जाता है? तेल पाया जाता है सोयाबीन के बीजों में। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से रोग की बात करूं तो दोस्तों कवा शियोर कोर आपका रोग होता है जो प्रोटीन की कमी से होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, प्रवर्धन की कौन सी विधि में स्पेगम मोस घास का उपयोग किया जाता है? तो आपके जो प्रवर्धन की जो गुटकी दाब होती है उसमें स्पेगम मोस घास का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, जिससे आपकी जो तना होता है पौधे का वो लंबे समय तक सूखता नहीं, उसमें लंबे समय तक क्या बनी रहती है दोस्तों? नमी बनी रहती है। अगला, बेर में काट छांट कब करनी चाहिए या बेर में काट छांट करने का उपयुक्त समय पूछा है। ये क्वेश्चन आपके अधिकतर सुपरवाइजर में, जेट में पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो बेर में जो काट छांट का उपयुक्त समय होता है वो दोस्तों 15 अप्रैल से लेके 15 मई होता है, या आप ऐसा मान सकते हो मध्य अप्रैल से लेके मध्य मई के बीच में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत फल एवं सब्जियों का उपयोग बिना के खराब हो जाती है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बता दिया आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 से लेके 30% जो आपके भारत में फल एवं सब्जियां होती है वो बिना उपयोग किए क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, दूध किसे कहते हैं? यह आपको डेफिनेशन लिखनी है 1 से 1.5 लाइन में कि दूध किसे कहते हैं। दूध किसे कहते हैं? तो दूध के पशु के ब्याने से 10 दिन पूर्व और 10 दिन पश्चात जो थनु से जो ताजा लेक्टिल्स जो शरण प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? दूध कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगले हमारे ये एग्रोजेट क्लास एज की टीम है जो आपको क्रैश कोर्स में आपको 2-2.5 मंथ का जो बेंच होता है उसमें आपको जेट की जो संपूर्ण तैयारी करने में जिनका योगदान रहेगा। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में हमारे दिनेश जी काला सर है।
सुनील जी मंडा, नारायण जी सर और कमल जी सर। ये 4 टीचर आपको एग्रीकल्चर में देखने को मिलेंगे, जिनको पिछले कुछ सालों से या लंबे समय का जेट का क्या है अनुभव है। इसके बाद में बायोलॉजी की बात करें तो पूनम जी सर, पवन जी सर और आपके राकेश जी सर। ये आपके क्या है दोस्तों, बायो के सर है। केमिस्ट्री के जितेंद्र जी बेनीवाल, दिनेश जी चौधरी और नरेंद्र जी कुमावत सर है। इसके अलावा आपके सुपरवाइजर की बात करूँ तो हिंदी में रंजीत जी बेनीवाल है, आपके योगेश जी सर है और सुनील जी सर आपके किस में हो जाए, एग्जामिनर में हो जाएंगे, फिजिक्स में योगेश जी सर हो जाएंगे। तो ये हमारी एग्रोजेट क्लासेज की संपूर्ण टीम है, जो आपको यहाँ पे प्रतिदिन क्या करती है, एग्जाम के प्रति और अपने सब्जेक्ट के प्रति क्या करती है, आपको मोटिवेट करती है और एग्जाम देने में आपको क्या करती है, जो आपका अपना अनुभव है वो आपको शेयर करते हैं। आगे देखो, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है खंड बे, लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके 1.5 नंबर के क्या आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आते हैं। पहला है वायु सरण किसे कहते हैं। तो वायु सरण किसे कहते हैं दोस्तों, वायु के द्वारा मर्दा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, वायु सरण कहलाता है। और वायु सरण के आपको दोस्तों प्रकार पूछा है इनको, तो वायु सरण के प्रकार कौन से होते हैं, उच्छलन होता है इसको, एक आपका निलंबन होता है और एक सतह सर्पण होता है। अगला क्वेश्चन है कीट नियंत्रण में ट्राइकोडर्मा का उपयोग लिखिए। ट्राइकोडर्मा क्या है, ट्राइकोडर्मा क्या है, एक अंड परजीवी है। क्या है, अंड परजीवी है। अंड परजीवी होता है जो लेपिडोपटेरा गण के कीटों को क्या करता है, नष्ट करता है। और इसके 50,000 से लेके हम 1.5 लाख जो आपके कीट हैं वो प्रति हेक्टर की दर से 2 से 6 बार हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना सिंचाई की, सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई के उद्देश्य लिखिए। तो सिंचाई किसे कहते हैं दोस्तों, पौधों को आवश्यकता अनुसार कृत्रिम रूप से पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। और सिंचाई के उद्देश्य क्या होते हैं, पौधे में जल की कमी को दूर करना, मृदा की कठोर परत को क्या करना, कोमल बनाना। इस प्रकार से आपको क्या लिखना है, सिंचाई के उद्देश्य लिखने हैं। अगला है खरपतवारों की विशेषता लिखिए। तो आपको खरपतवारों की विशेषताओं के यहाँ पे नाम लिखने हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन 1.5 नंबर का ये। तो खरपतवारों की विशेषता जैसे मान लो कि बीज उत्पादन अधिक होना, जड़ें गहरी होना, प्रकाश की उपलब्धता अधिक होना, या आपके रोग एवं कीटों को शरण देना। ठीक है, ये आपके खरपतवार के क्या होते हैं दोस्तों, कुछ उद्देश्य होते हैं। अगला उत्तक संवर्धन किसे कहते हैं, या आपके प्लांट टिश्यू कल्चर का क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तक संवर्धन किसे कहते हैं। तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है 1 से 1.5 लाइन में। अगला क्वेश्चन आपके पशु आवास प्रबंधन प्रबंधन में ध्यान रखने योग्य 3 बिंदु। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, पशु आवास प्रबंधन पूछ लो, चाहे पशु आपका प्रजनन प्रबंधन पूछ लो, चाहे आपका पशु आहार प्रबंधन पूछ लो। यहां से एक ना एक क्वेश्चन आपका 1.5 नंबर का आएगा। तो ये आपके 3-4 प्रबंधन है, ये आपको ध्यान से देख के जाने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें, मेहसाना भैंस की नस्ल की विशेषता लिखनी है। मेहसाना भैंस, तो सबसे पहली बात करते हैं, ये भैंस जो होती है आपकी मूर्रा इंटू सुरती के क्रॉस से उत्पन्न हुई है। किससे उत्पन्न हुई है, मूर्रा इंटू सुरती के क्रॉस से तो ये उत्पन्न हुई है। और दूसरी विशेषता हो जाएगी इसके इसके जो सींग होते हैं वो मध्यम आकार के या छोटे होते हैं। ठीक है, ये इसकी 2 विशेषता हो जाएगी। अगला एफएमडी रोग के लक्षण लिखिए। फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें, सबसे पहले आपके क्या होते हैं दोस्तों, पशु के जो खुर होते हैं उनमें छाले पड़ते हैं, जिसके कारण पशु क्या करता है, छालों को जीभ से चाटता है, तो वो छाले किस में आ जाते हैं, आपके मुंह में आ जाते हैं। ठीक है, पशु का दम घुटने लगता है, गले में भी छाले हो जाते हैं, पशु खाना पीना छोड़ देता है, पशु के शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ये आपके इसके लक्षण हैं। अगला गलघोटू रोग के बचाव के उपाय लिखिए। तो आपको कुछ इसमें आपके ट्रीटमेंट है, जैसे देखो आपको डेक्सोना का इंजेक्शन लगाना चाहिए, डेक्सोना, नीमोवेट, नीमोवेट, या आपको सल्फामिडीन का अंत्यपेशी इंजेक्शन लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दूध को अमृत की संज्ञा क्यों दी गई है। तो दूध जो होता है अपने आप में क्या होता है, पूर्ण भोजन होता है, क्योंकि जो आपके पोषक तत्व या जो पोषण मान होता है वो दूध भोजन में होता है, वो सेम का सेम किस में होता है, आपके दूध में होता है। ठीक है, इसलिए दूध को क्या दी गई है, अमृत की संज्ञा दी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारी संस्थान संस्थान की कुछ विशेष जो पेशकश है वो आपको दी गई है। हमारी दोस्तों अभी कुछ
टाइम पहले ही हमारी मार्केट में एक बुक आई है, कृषि पर्यवेक्षक की बुक आई है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन द्वारा, जिसके हमारे लेखक है एग्रीकल्चर के जो यहाँ पे व्याख्याता है दिनेश जी काला सर द्वारा, जो मार्केट में उपलब्ध है, वो भी आप परचेस कर सकते हो नाम मात्र की आपके शुल्क के साथ। इसके अलावा अब क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है खंड से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो तीन तीन नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के आएंगे दोस्तों? 3 नंबर के अपने क्वेश्चन है आएंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला अपना क्वेश्चन है दोस्तों, बाग लगाने की त्रिभुजाकार विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और बाग लगाने की षष्ठभुजाकार विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये 14 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपके अथवा में आएगा। तो दोनों वीडियो में से आपको एक विधि करनी है, सचित्र आपको वर्णन करना है, चाहे बाग लगाने की त्रिभुजाकार पूछे चाहे षष्ठभुजाकार है विधि पूछे, दोनों का आपको चित्र बनाना है और उस विधि की कुछ विशेषताएं हैं वो आपको लिखनी है। अगला क्वेश्चन आपको जेली बनाने की विधि का वर्णन करो और टमाटर सॉस बनाने की विधि का वर्णन करो। शायद जेम है जो आपके ब्लू प्रिंट में बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसमें आया हुआ है, तो शायद इसके आने की संभावना क्या है आपके कम है। तो यहाँ पे जेली जेली और जेम आपकी सॉरी टमाटर सॉस आने की क्या है दोस्तों, पूरी पूरी संभावना है। ये क्वेश्चन आपका है जैसा जैसा बोर्ड में छपने की संभावना है। तो जेली बनाने की विधि, तो जेली हो चाहे टमाटर सॉस हो चाहे जैम हो, सबसे पहले फलों का चयन करना होता है, उसके बाद फलों को साफ करना होता है, फिर काटना है, उबालना है, चीनी मिलानी है, ये सारी उसकी क्या होती है प्रक्रिया होती है। अगला है गाय की गिर नस्ल के उत्पत्ति स्थान को, गाय की गिर नस्ल का उत्पत्ति स्थान हो जाएगा गुजरात का गिर जंगल या काठियावाड़ क्षेत्र। विशेषता पूछी इसकी, तो गिर गाय के कान होते हैं वो पत्ती के समान होते हैं, इसका रंग कैसा होता है, इसका शरीर कैसा होता है, यह आपको विशेषता लिखनी है। उसकी उपयोगिता में आपको उसको दूध उत्पादन लिखना है कि गाय की जो गिर नस्ल होती है उसका दूध उत्पादन कितना होता है। अगला है गाय की राठी नस्ल, इसका अलवर का राठ क्षेत्र तो आपका उत्पत्ति स्थान हो जाएगा। विशेषता और उपयोगिता के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, क्वेश्चन ये सेम ही रहेगा आपको, बस यहाँ पे नस्ल का नाम क्या होगा दोस्तों चेंज हो, बाकी उत्पत्ति स्थान विशेषता और उपयोगिता ये पॉइंट सेम है रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मूंग की वैज्ञानिक खेती का निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो मूंग की वैज्ञानिक खेती है, तो सबसे पहले बात करते हैं भूमि और जलवायु। दोस्तों अगर भूमि की बात हो रही है तो भूमि आपको सभी में सेम ही लिखनी है, आपके बलुई दोमट, बलुई दोमट या दोमट मृदा, ये सभी में आपको फिक्स ही लिखनी है। एक दो फसलें अपवाद है, जैसे आपका धान हो गया और कपास हो गया, इनमें काली कपास ये मृदा क्या रहती है उपयुक्त रहती है। उसके बाद में इसकी बीज दर पूछिए, बीजोपचार पूछा है। तो दलहनी फसलें होती हैं उनमें बीज उपचार होता है आपका FIR विधि। कौन सी विधि होती है? FIR विधि। अगली 4 उन्नतशील किस्में लिखनी है आपको, रोग एवं रोग नियंत्रण। यहाँ पे पादप संरक्षण भी आ सकता है देखने पे आपको, पादप संरक्षण। तो आपको क्या करना, अगर पादप संरक्षण आ गया तो आपको एक कीट लिख दो और एक आप रोग लिख दो। अगर रोग एवं रोग नियंत्रण पूछा तो सीधे ही आप दो रोगों का वर्णन कर दो। अगला बाजरे की वैज्ञानिक खेती का अध्ययन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो यहाँ पे बाजरे का पूछा तो यही आपके सेम 4 पॉइंट हो जाएंगे, भूमि जलवायु बीज दर उन्नतशील किस्में और रोग, ये सेम के सेम आपके 4 पॉइंट इसमें देखने को आपको मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी बेर की वैज्ञानिक खेती का अध्ययन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो बेर में आपका भूमि एवं जलवायु है, 4 उन्नतशील किस्में, पौध लगाने की विधि है और रोग एवं रोग नियंत्रण है। फलों में आपके ये सेम 4 पॉइंट आएंगे, आपके चाहे अमरूद की बात हो चाहे बेर की बात हो चाहे आम हो चाहे और आपका पपीता अनार कोई भी फल हो, उनमें यह आपको 4 पॉइंट देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको भूमि लिखनी है, इसकी कौन सी मृदा उपयुक्त रहती है, जलवायु लिखनी है, 4 उन्नतशील आप किस्मों के नाम याद करके आना हर फसल है। इसके बाद में पौध लगाने की विधि, इसमें पौध रोपण दूरी होती है, इसके अलावा गड्ढे का आकार होता है, 2 रोग आप याद करके आ सकते हो। अगला अमरूद की वैज्ञानिक खेती का अध्ययन निम्न बिंदुओं के आधार पर, ये पॉइंट ये आपके 4 क्या रहेंगे दोस्तों सेम रहेंगे। तो ये आपका बोर्ड का मॉडल पेपर था, उसके आधार पर हमने एक पेपर दिया आपको, तो आपको कुछ ना कुछ बोर्ड पेपर का आइडिया लगा होगा। इसी तरह से मैं आपको कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपको उन फलों की ओर जाना है जो राजस्थान में सर्वाधिक होते हैं, जैसे बेर हो गया एक, तो इसके अलावा आपका एक अनार हो गया, अनार हो गया, इसके अलावा आपका खजूर हो गया, खजूर
हो गया। तो ये आपको 3-4% देख के चलने। अमरूद अधिकतर एग्जामों में अमरूद और आम देखने को मिलता है। और इसके अलावा इन दो फलों के अलावा ये आपके तीन फल है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आप आंवला और ले लो। ये आपको मैंने 4, 2, 6 फलों के फल बता दिए। आपके 12 फल है टोटल। तो 12 में से आपको 6 याद करने। इन 6 में से आपको बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे फसलों की अगर मैं बात करूँ तो मूंग पूछा है दलहनी फसलों में। तो दलहनी फसलों में आपको एक तो मूंग याद करना है। इसके अलावा चना याद करके आ जाना। चना, मूंग और चना आपको दलहनी फसलों में याद करना है। इसके अलावा बाजरा पूछा गया है, क्योंकि बाजरा राजस्थान में सर्वाधिक होता है या राजस्थान का मुख्य भोजन है वो बाजरा है। इसके अलावा इसमें आप गेहूं देख लेना। गेहूं, मक्का और धान। गेहूं, मक्का और धान, ये आप खाद्यान्न फसलों में 4 फसलें देख लेना। ठीक है दोस्तों। ओके, धन्यवाद।